हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। अध्याय 1 चल रहा है। अध्याय 1 जीवों में जनन चल रहा है। आज इसका भाग 3 है। भाग 3 की इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम लास्ट वीडियो का रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लास्ट वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। तो अलैंगिक जनन जीवों में कौन कौन सी विधि द्वारा होती है, इसको हमने पढ़ा था। तो अलैंगिक जनन, इसमें हमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक द्वारा नए संतान का निर्माण होता है। जीवों में अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधि थी, ये हमने लास्ट वीडियो में पूरा देखा था। तो अलैंगिक जनन, जीवों में होने वाले अलैंगिक जनन की 5 विधियां हैं। पहला विधि था हमारा द्विविभाजन। पहली हेडिंग थी हमारी, या पहली विधि थी हमारी द्विविभाजन। इसमें जनक का शरीर, जब जनक परिपक्व हो जाता है तो जनक का शरीर 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए संतान का निर्माण करता है। दूसरी विधि थी हमारी बीजाणु जनन। इस प्रकार के जनन में भी जब जनक परिपक्व हो जाता है तो उसमें बीजाणु उत्पन्न होने लगते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर नए संतान का निर्माण करते हैं। तीसरी हेडिंग थी हमारी खंडीभवन। खंडीभवन, इस प्रकार के जनन में जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 या 2 से अधिक खंडों में बट जाता है और प्रत्येक खंड पुनरुत्भवन द्वारा नए संतान का निर्माण करता है। पुनरुत्भवन के बारे में मैंने आपको बताया था। पुनरुत्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। टूटी फूटी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके नए कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। जिन कोशिकाओं में पुनरुत्भवन की क्षमता होती है, वो कितनी भी टूटी फूटी होती हैं, वो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है। चौथा था हमारा मुकुलन। मुकुलन, इसमें जनक के शरीर से एक आउटग्रोथ यानी मुकुल निकलता है। इस क्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। आउटग्रोथ के द्वारा, जब आउटग्रोथ जो यानी हमारा मुकुल है, वो जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो वो जनक के शरीर से अलग हो जाता है और अलग होकर जब वह स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। 5वीं हेडिंग थी हमारी पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, इसमें भी जनक का शरीर कई भागों में विभाजित होकर प्रत्येक भाग नई संतान का निर्माण करता है। तो ये 5 विधियां थी जीवों में अलैंगिक जनन की। ठीक है। अभी हमारी अलैंगिक जनन की हेडिंग चली, ये तो जीवों के अलैंगिक जनन था। ठीक है। अब हम देखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। आज की यह हेडिंग है हमारी पौधों में अलैंगिक जनन। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसे हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी कहते हैं। पौधे का कोई कायिक अंग, ठीक है, पौधे का जो कायिक अंग होता है उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ये कायिक अंग आपका जड़, तना, पत्ती कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। जड़ द्वारा भी नए पौधे का निर्माण हो सकता है, तने द्वारा भी नए पौधे का निर्माण हो सकता है और पत्ती द्वारा भी नए पौधे का निर्माण हो सकता है। जड़, तना, पत्ती, इनमें कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जिसके द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। तो पौधों में अलैंगिक जनन की हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं।
मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। ये कायिक अंग जड़, तना, पत्ती कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी कायिक जनन की विधियां या कायिक प्रवर्धन की विधि। कायिक प्रवर्धन की दो विधि है। एक पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पहला हमारा है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, यह पौधों में स्वतः होती है। यह पौधों में स्वतः होती है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यह मनुष्यों द्वारा कराया जाता है। जहाँ पर ये कृत्रिम वर्ड आपका, जहाँ पर ये कृत्रिम शब्द जुड़ जाता है तो वह चीज़ें मनुष्यों द्वारा कराई जाती है। फिर वहाँ पर प्रकृति से कोई लेना देना नहीं होता है। कृत्रिम मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। तो वहाँ पर फिर प्रकृति से कोई मतलब नहीं होता। वहाँ पर वो चीज़ें पूर्णतः मनुष्यों द्वारा कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके द्वारा होता है? मनुष्य द्वारा। तो आपकी कायिक जनन की दो विधियां हैं। पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, यह स्वतः होती है। दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, यह मनुष्यों द्वारा होती है। अब हम पहली हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, पहली हेडिंग हम डाल लेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। यह जनन पादपों में स्वतः होता है। यह जनन पादपों में स्वतः होता है। इसमें पादपों का कायिक भाग अनुकूल परिस्थिति आने पर उनसे अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो पौधे का कायिक भाग होता है, जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो पौधे से अलग हो जाते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। यह प्रवर्धन पादपों के निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। तो पहली हेडिंग हमने डाल रखी है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो इसमें हम लिखेंगे यह जनन पौधों में स्वतः होता है। इसमें पादपों के कायिक भाग अनुकूल परिस्थिति में उनसे अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। यह प्रवर्धन पादपों में निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम पौधे के कायिक अंग जड़ द्वारा देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ पौधों के जड़ों में ये क्षमता होती है कि अनुकूल परिस्थिति आने पर ठीक है, कुछ पौधे की जो जड़ होती है उनमें ये क्षमता होती है कि जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये नए पौधे को उत्पन्न कर सकें। इनके जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो नए पौधे का निर्माण करती हैं। ये मात्र पौधे से अलग होकर दूर कहीं जाकर नए पौधे का निर्माण या नए पौधे का उत्पन्न करती हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे जड़ द्वारा और लिखेंगे इस प्रकार के पौधों के जड़ों में ये क्षमता होती है कि वो एक नए पौधे को उत्पन्न कर सकें। इसका उदाहरण है हमारा सतावर, डहेलिया, शकरकंद आदि। इनकी जड़ें अलग होकर दूर कहीं जाकर मृदा में नए पौधे को उत्पन्न करती हैं। ठीक, दूसरा कायिक अंग है हमारा तने द्वारा। कुछ पौधों के तनों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल वातावरण में कायिक जनन द्वारा नए पौधे का निर्माण करती हैं। ये तने हमारे कई प्रकार के हैं। जैसे हमारा पहला है भूमिगत तना। कुछ पौधों के तनों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल वातावरण, ठीक है, या अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, कायिक जनन द्वारा नए पौधे का निर्माण करती हैं। कुछ पौधे के तनों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, तो जब उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है या अनुकूल परिस्थिति मिलती है तब वह नए पौधे का निर्माण करती हैं। ये तने हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा पहला है भूमिगत तना। ठीक है, कुछ पौधे के तने जमीन के अंदर पाए जाते हैं। इनमें भोजन संचय रहता है। ठीक है, कुछ पौधे के तने जमीन के अंदर
पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, भूमिगत तना। और इन तनों में भोजन संचय रहता है। तो जब कभी इन तनों को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तब ये नए पौधे का निर्माण करती हैं। भूमिगत तने हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो आपको भूमिगत तने के प्रकार और उनके उदाहरण बस इतना ही याद करना है, और आपको उनके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा याद करना है, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ इनका प्रकार और उदाहरण पूछता है। तो आपको भूमिगत तने के प्रकार और इन सब के उदाहरण, ठीक है, कि मतलब तने हमारे कितने प्रकार के होते हैं, फिर भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के उदाहरण आपको बस याद करके रखना है। ठीक है, तो भूमिगत तनों में हमारा पहला है कंद। पहला हमारा है कंद। कंद को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबर। कंद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्यूबर। ठीक है, कंद का उदाहरण है हमारा आलू। कंद का उदाहरण है आलू। आपने देखा होगा कि जब आलू को हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद शाखाएं निकलने लगती हैं, इन्हें हम आँख बोलते हैं। ठीक है, ठीक, हमारा कंद का उदाहरण है आलू। आलू को जब हम कुछ समय के लिए रख देते हैं ऐसे, तब आपने देखा होगा उसमें सफ़ेद रंग की शाखाएं निकलने लगती हैं। इन शाखाओं को हम आँख कहते हैं, और इन आँख में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो एक नए पौधे के निर्माण करने में सहायता करती हैं। जब इन शाखाओं को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, कंद का उदाहरण हमारा क्या है, आलू। ठीक, आलू में जो आँख पाई जाती है उसमें अनेकों कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो नए पौधे के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा उदाहरण है प्रकंद। दूसरा उदाहरण है हमारा प्रकंद। बी नंबर प्रकंद। प्रकंद को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। इसका उदाहरण है हमारा अदरक। ठीक है, अदरक ये भी एक प्रकार का भूमिगत तना है। अदरक में आपने देखा होगा जो धारीदार संरचना पाई जाती है, अदरक में जो धारीदार संरचना पाई जाती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। आपने देखा होगा, ये जिस मान लीजिए हमारा अदरक है। ठीक, अदरक में जो धारीदार संरचना इस प्रकार पाई जाती है इसे हम लोग बोलते हैं नोड्स। इन्हीं नोड्स में अदरक की धारीदार संरचना जिसे हम लोग बोलते हैं नोड्स, इन्हीं नोड्स में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। जब इसे अनुकूल वातावरण मिलता है, ठीक है, तो ये कक्षस्थ कलिकाएं नए पौधे का निर्माण करती हैं। अदरक में जो धारीदार संरचना पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोड्स कहते हैं। इन्हीं नोड्स में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, और जब इन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये नए पौधे का निर्माण करती हैं। अगला हमारा सी नंबर है हमारा घनकंद। घनकंद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉर्म्स। ठीक है, घनकंद का उदाहरण है हमारा अरबी और जिमीकंद। अरबी और जिमीकंद। ठीक है, ये भूमि के अंदर ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये भूमि के अंदर ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करते हैं। इनमें भी कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल वातावरण या अनुकूल परिस्थिति आते ही नए पौधे का विकास करती हैं। ठीक है, डी नंबर है हमारा सल्ककंद। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। ठीक, इसका उदाहरण है हमारा प्याज और लहसुन। ठीक है, सल्ककंद का उदाहरण है प्याज और लहसुन। सल्ककंद एक भूमिगत संघनित प्ररोह है। ठीक है, जिसमें एक या अनेक कलिकाएं पौधे बनाती हैं। ठीक है, इसमें एक या अनेक कलिकाएं पौधे बनाती हैं।
सलकंद एक भूमिगत संघनित प्ररोह है। ठीक है, आपने देखा है प्याज और लहसुन के जो उसमें जो पत्तियां निकलती हैं एक संघनित प्ररोह के रूप में रहती हैं। इन्हें भी जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है तब ये नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये हमारे भूमिगत तने के 4 उदाहरण हो गए। पहला कंद है, कंद का उदाहरण हमारा आलू है। आलू की जो आँख होती है उसमें कक्षस्थलिकाएँ पाई जाती हैं और ये अनुकूल परिस्थिति आते ही नए पौधे का निर्माण या नए पौधे को विकसित करती हैं। दूसरा हमारा था प्रकंद। ठीक, प्रकंद का उदाहरण है हमारा अदरक। अदरक के जो नोट्स होते हैं उसमें कक्षस्थलिकाएँ पाई जाती हैं जो नए पौधे को विकसित करने में सहायता करती हैं। घनकंद का उदाहरण है हमारा अरबी और जिमीकंद। सलकंद का उदाहरण है हमारा प्याज और लहसुन। ठीक है, दूसरा है हमारा अर्धवायुवी तना। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था भूमिगत तना, ऐसे तने जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और अर्धवायु तना ऐसे तने जो आधे सतह के ऊपर और आधे सतह के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है अर्धवायुवी। अर्ध मतलब आधा, आधा हवा में और आधा सतह के नीचे। ठीक, अर्धवायु तना भी हमारा कई प्रकार का होता है। ठीक है, आप समझ गए अर्धवायु तना हम किसे कहते हैं। अर्धवायु तना ऐसे तने जो आधे सतह के ऊपर होते हैं, यानी आधे जमीन के ऊपर होते हैं और आधे जमीन के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं अर्धवायुवी तना। भूमिगत तना वे पूरे सतह के नीचे मतलब पूरे जमीन के अंदर पाए जाते थे। ठीक, इसलिए उन्हें हम भूमिगत तना कहते थे। ये अर्धवायुवी तना है, यानी आधे सतह के ऊपर, आधे यानी हवा में और आधे सतह के नीचे। तो अर्धवायु तना भी हमारा कई प्रकार का होता है। जैसे इसमें हमारा पहला है ऊपरी भूस्तरी। पहला हमारा है अर्धवायु तना का पहला प्रकार है ऊपरी भूस्तरी। इसे हम इंग्लिश में रनर कहते हैं। ठीक है, ऊपरी भूस्तरी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रनर। ये पतली हरी एवं क्षैतिज शाखाएं होती हैं। ठीक है, ये पतली हरी क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ये जमीन की सतह से, ये किस प्रकार की शाखाएं होती हैं जो जमीन की सतह से, जमीन की सतह क्षैतिज क्षैतिज शाखाएं होती हैं और ये भूमि के ऊपर वृद्धि करती हैं और इनका शिखर के आधार से विकसित होती हैं और शिखर के आधार से ये विकसित होती हैं। ठीक है, ऊपरी भूस्तरी जैसे ये हमारा जैसे धूप और ऊपरी भूस्तरी का उदाहरण है धूप और घास। ठीक है, ये क्षैतिज वृद्धि करती हैं और इनके आधार से, जैसे ये जमीन की इनके यहाँ आधार से, इनके आधार से जब इनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो इनके आधार से एक शाखा क्षैतिज में आगे वृद्धि करती है और दूर कहीं जाकर दूसरे नए पौधे का विकास करती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी का उदाहरण है हमारा धूप घास, सॉरी धूप नहीं धूप, मैं गलत लिख गया। ठीक है, धूप और घास, ऊपरी भूस्तरी का उदाहरण है धूप और घास। ठीक है, यह सतह के क्षैतिज में वृद्धि करती हैं और इनके आधार से, ठीक है, जब इनका अनुकूल परिस्थिति होती है तो इनके आधार से एक शाखा निकलती है और ये दूर कहीं जाकर नए पौधे का विकास करती हैं। दूसरा है हमारा अंतः भूस्तरी, इसे हम इंग्लिश में शक्कर बोलते हैं। ठीक है, इसका हमारा उदाहरण है पुदीना। इसका उदाहरण है हमारा पुदीना। अंतः भूस्तरी जैसे इसके नाम से पता चल रहा, अंतः भूस्तरी मतलब जमीन के अंदर। ऊपर वाला था हमारा पहला था ऊपरी भूस्तरी, मतलब इसकी जो शाखाएं आधार से निकलकर जमीन के ऊपर क्षैतिज वृद्धि करके दूर कहीं जाकर नए पौधे का निर्माण कर नए पौधे का विकास करती थी। पर इसकी अंतः भूस्तरी की यानी अंतः भूस्तरी की आधार से निकलेंगी, आधार से निकलकर ये फिर कुछ दूर तक मृदा के मतलब जमीन के अंदर क्षैतिज वृद्धि करती हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारा पुदीना का पौधा है।
ठीक। तो जब इसे अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो इसकी कोई एक शाखा आधार से निकलकर जमीन के अंदर क्षैतिज वृद्धि करने लगती है और नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है। ठीक। ऊपरी भूस्थारी में शाखाएं जमीन के ऊपर क्षैतिज वृद्धि करती हैं। अंतः भूस्थारी में शाखाएं निकलती आधार से ही हैं, निकलेंगी आधार से, लेकिन ये जमीन के अंदर क्षैतिज वृद्धि करके नए पौधे का दूर जाकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसका उदाहरण हमारा है पुदीना। ठीक। तीसरा है हमारा भूस्थारी, इसको हम इंग्लिश में स्टोलन बोलते हैं। ठीक है। इनकी जो शाखाएं होती हैं वो छोटी और संघनित होती हैं और ये हर दिशा में निकलती हैं और अनुकूल वातावरण आने पर ये कैसी शाखाएं होती हैं? छोटी। इनकी शाखाएं छोटी होती हैं और संघनित होती हैं इस प्रकार। ठीक है। इनकी शाखाएं छोटी और संघनित होती हैं और जब इन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये दूर कहीं जाकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसका हमारा उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। ठीक है। भूस्थारी को हम लोग इंग्लिश में स्टोलन बोलते हैं। इनकी शाखाएं छोटी और संघनित होती हैं और ये हर दिशा में निकलती हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर ही दूर कहीं जाकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक। इसका उदाहरण है हमारा स्ट्रॉबेरी। ठीक। चौथा है हमारा भूस्थारिका। इसको हम इंग्लिश में ऑफसेट कहते हैं। ठीक। ये जल में पाए जाने वाले जलीय पौधे होते हैं जिन्हें हम जलोद्भिद, ठीक है, जल में जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें हम जलोद्भिद कहते हैं। तो ये जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। इनकी पर्व संधि से पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है जिनके नीचे जड़ों का समूह होता है। ठीक। जो इनसे टूटकर नए पौधे का विकास करती हैं। इसका उदाहरण है हमारा जलकुंभी। ठीक है। तो ये हमारे कौन से पौधे होते हैं? ये हमारे जलीय पौधे होते हैं और इनकी पर्व संधियों से, ठीक है, इनकी पर्व संधियों से पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है इस प्रकार। ठीक। और इनके नीचे जड़ों का समूह होता है और ये टूटकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसका उदाहरण है हमारा भूस्थारिका का उदाहरण है हमारा जलकुंभी। ठीक है। तो ये हमारे अर्धवायु तना के 4 प्रकार हो गए। ठीक। भूस्थारी, इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। ठीक। भूस्थारिका ऑफसेट, इसका उदाहरण है हमारा जलकुंभी। ठीक। ऊपर हमने पहला पढ़ा था ऊपरी भूस्थारी, जिसे हम इंग्लिश में रनर कहते हैं, उसका उदाहरण था घास और धूप। अंतः भूस्थारी का उदाहरण था पुदीना। ठीक है। अंतः भूस्थारी का उदाहरण था पुदीना। ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के अर्धवायुवी तना है। ऊपरी भूस्थारी का उदाहरण है घास और धूप। अंतः भूस्थारी का उदाहरण है पुदीना। ठीक। हमारा भूस्थारी का उदाहरण है स्ट्रॉबेरी और भूस्थारिका का उदाहरण है जलकुंभी। ये आपका तने द्वारा कायिक जनन था। अगला है हमारा पत्तियों द्वारा। ठीक है। अगला है हमारा पत्तियों द्वारा। कुछ पौधों की पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधे का विकास करती हैं। ठीक है। इसका उदाहरण है हमारा ब्रायोफिल्लम। यानी अजूबा। ठीक है। अजूबा, इसकी पत्तियों में
कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें नए पौधे को विकसित करने की क्षमता होती है, ठीक है, इसकी पत्तियों में, ठीक है, ये हमारा अजूबा की पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधे का निर्माण करती हैं। ये आपका पौधों में कायिक प्रवर्धन प्रकृति द्वारा खत्म हो गया। ये पौधों में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार का था? प्रकृति द्वारा ये कायिक प्रवर्धन होता था, यानी स्वतः था। ये कायिक अंग हमने जड़ द्वारा देखा, तनी द्वारा देखा, पत्तियों द्वारा देखा कि किस प्रकार नए पौधे का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कि मनुष्यों द्वारा पौधों में किस प्रकार कायिक जनन कराया जाता है। अगली हेडिंग है हमारी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है, ये मनुष्यों द्वारा कराया जाता है। तो मनुष्यों द्वारा कायिक जनन 3 प्रकार से कराया जाता है, ठीक है। पौधों में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मनुष्यों द्वारा 3 प्रकार से कराया जाता है। पहला है आपका कलम द्वारा, ठीक, पहला है आपका कलम द्वारा, ठीक, पहला है आपका कलम द्वारा। दूसरा है आपका दाब द्वारा और तीसरा है आपका कर्तन द्वारा, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कलम द्वारा, ठीक, पहला हम देखेंगे कलम द्वारा। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक, इंग्लिश में कलम द्वारा को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसमें हम किसी पौधे के किसी अंग को निकालकर या किसी शाखा को निकालकर उसकी कलम बना लेते हैं। जैसे हमारी निप पेन होती है उस प्रकार से, ऐसे इसको तिरछा, इसको सीधा नहीं काटेंगे, ठीक है, इसको ऐसे सीधा नहीं काटेंगे, इसको तिरछा काटेंगे। जैसे हमारी निप पेन की कलम होती, जैसे हमारी निप पेन होती है तिरछा रहती है, उसी प्रकार इसको तिरछा इस तरह काट लेंगे, इसकी कलम बना लेंगे और इसको मृदा में रोपित कर देंगे, ठीक है। मृदा में रोपित करने के बाद ये कुछ समय बाद उसमें कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं और एक नए पौधे का विकसित हो जाता है, ठीक है। इसमें हम पौधे के किसी शाखा को या किसी अंग को निकालकर उसकी कलम बना लेंगे, यानी उसे तिरछा इस तरह काट देंगे, काटकर ज़मीन में उसे रोपित कर देंगे और कुछ समय बाद उसमें कक्षस्थ कलिकाएं निकलेंगी और एक नया पौधा विकसित हो जाएगा। दूसरा है हमारा दाब द्वारा। इसमें हम किसी पौधे के तने को भूमि के अंदर दाब के द्वारा जमीन के अंदर रोपित कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम किसी पौधे के तने को भूमि के अंदर दाब मतलब ज़मीन में ऐसे दबा देंगे और जब यह ज़मीन की सतह से नीचे पहुंच जाता है तो वो उसमें कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं और वह जड़ बना लेता है और हमारा एक नया पौधा विकसित हो जाता है दाब द्वारा। इसको हम इंग्लिश में लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेयरिंग। इसमें हम किसी पौधे के तने को दाब द्वारा ज़मीन के अंदर पहुंचा देते हैं और जब यह तना ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है तो इसमें कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं और ये कक्षस्थ कलिकाएं नए पौधे का विकास करती हैं। तीसरा है हमारा कर्तन द्वारा यानी कटिंग, ठीक है। इसमें हम पौधे के तने के कर्तन को ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। कुछ समय बाद उसमें कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं और ये कक्षस्थ कलिकाएं नए पौधे का विकास करती हैं, ठीक। ये हमारा 3 प्रकार का कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है जो मनुष्यों द्वारा कराया जाता है। पहला हमारा कलम है, कलम द्वारा, जिसे इंग्लिश में हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसमें पौधे की शाखा को निकालकर उसकी कलम बना लेते हैं, उसे हम तिरछा काटकर मृदा में रोपित कर देते हैं और ये कुछ समय बाद नए पौधे का विकास करती हैं। दूसरा हमारा दाब द्वारा यानी लेयरिंग। इसमें हम पौधे के तने को ज़मीन के अंदर, ठीक है, इसमें हम पौधे के तने को ज़मीन के अंदर दाब द्वारा ज़मीन के अंदर रोपित कर देते हैं और जब यह ज़मीन की सतह से नीचे पहुंच जाती हैं तो यह जड़ इसमें जड़ निकल आती हैं और ये नए पौधे का विकास हो जाता है। तीसरा हमारा कर्तन है।
यानी कटिंग। इसमें हम पौधे के तने को ज़मीन के अंदर दाब देते हैं और कुछ समय बाद इनमें कचर से कलिकाएँ निकलती हैं और ये नए पौधे का विकास करती हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी सूक्ष्म प्रवर्धन। अगली हेडिंग है हमारी सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन हमारी अगली हेडिंग है सूक्ष्म प्रवर्धन। यह एक विधि है पौधों में कायिक जनन कराने की। यह विधि प्रयोगशाला के एक पात्र में कराई जाती है, इसलिए इसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, इस विधि में पौधे के एकमात्र ऊतक द्वारा हम संपूर्ण पौधे का विकास कराते हैं। ठीक है, इस विधि में हम पौधे के ऊतक द्वारा संपूर्ण पौधे का विकास कराते हैं। इस विधि द्वारा हमें उच्च कोटि के और रोगहीन पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, सूक्ष्म प्रवर्धन की इस विधि को हम एक प्रयोग द्वारा समझेंगे। ठीक, सूक्ष्म प्रवर्धन की इस विधि को हम एक प्रयोग द्वारा समझेंगे। मान लीजिए गाजर के पौधे को लिया। अब गाजर के ऊतक द्वारा संपूर्ण पौधे को सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि से हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। यह क्रिया 4 भागों में पूरी होती है। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन की यह क्रिया 4 भागों में पूरी होती है। तो सबसे पहले हम एक पोषक माध्यम लेंगे, एक कृत्रिम पोषक माध्यम लेंगे। ठीक है, इसमें क्या सम्मिलित रहेगा? अनुकूल वातावरण और ऊतक को वृद्धि करने के लिए संपूर्ण पोषक तत्व। ठीक है, इस कृत्रिम पोषक माध्यम में अनुकूल वातावरण होगा और सभी, ठीक है, संपूर्ण पोषक तत्व इसमें संपूर्ण पोषक तत्व सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, इस पोषक माध्यम में अनुकूल वातावरण और ऊतक को वृद्धि करने के लिए संपूर्ण पोषक तत्व सम्मिलित रहते हैं। तो सबसे पहले हम गाजर के ऊतक को इस पोषक गाजर से हमने जो गाजर का ऊतक निकाला है उसको इस कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं। ये हम स्टेप फर्स्ट में करते हैं। ठीक है, गाजर के ऊतक को निकालेंगे और कृत्रिम पोषक माध्यम में हम रख देंगे। ठीक है, जिसमें हमें अनुकूल वातावरण और ऊतक को वृद्धि करने के लिए संपूर्ण पोषक तत्व सम्मिलित हैं। ठीक है, स्टेप 2 में धीरे धीरे वृद्धि करके कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है। ठीक है, ये ऊतक धीरे धीरे वृद्धि करके कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। ठीक है, इस कोशिकाओं के समूह को हम कैलस क्या कहते हैं? कैलस। धीरे धीरे ये कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है जिसे हम कहते हैं कैलस। ठीक, स्टेप 3 में, ठीक है, स्टेप 3 में इस कैलस को हम निकाल कर, ठीक है, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? इस कैलस को इस कृत्रिम पोषक माध्यम से निकाल कर हार्मोन से युक्त पोषक माध्यम में रखते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करेंगे? हम इस कैलस को इस पोषक माध्यम से निकाल कर दूसरे पोषक माध्यम में, मतलब हार्मोन से युक्त पोषक माध्यम में रखते हैं, जिसमें कुछ उत्प्रेरक हार्मोन्स हम मिला देते हैं। ठीक है, जो कैलस को उत्प्रेरित करते हैं, तने निकलने के लिए उत्प्रेरित करते हैं और कैलस में से शाखाएं निकलने लगती हैं। ठीक है, हम पहले वाले पोषक माध्यम से कैलस को निकाल के स्टेप 3 में क्या करेंगे? हम पहले वाले पोषक माध्यम से कैलस को निकाल कर दूसरे हार्मोन से युक्त पोषक माध्यम में रखते हैं, जिसमें ये हार्मोन्स कैलस से तने निकलने के लिए इसको उत्प्रेरित करते हैं और कैलस में से इस प्रकार तने निकलने लगते हैं। ठीक, इस तने निकलने लगते हैं। स्टेप 4 में, ठीक है, अब इन शाखाओं को हम अलग अलग निकाल कर अलग अलग पोषक माध्यम में रख देते हैं। जब कैलस से शाखाएं निकल आती हैं, ठीक है, तो हम इन शाखाओं को यहाँ से निकाल कर अलग अलग पोषक माध्यम में रख देते हैं। ठीक है, और इनमें जब जड़ें निकलती हैं,
तो इन्हें हम जब इनमें से जड़ें निकल आती हैं तो जब जहाँ हमें इन्हें पौधों को लगाना हो वहाँ यहाँ से हम लेकर वहाँ पर इनको लगा देंगे, जहाँ पर हमें इन्हें पौधों को लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इन पौधों को लेंगे और वहाँ पर जाकर इसे रोपित कर देंगे। स्टेप 4 में क्या करते हैं, कैलस से जो शाखाएं निकल आती हैं उन्हें हम अलग अलग पोषक माध्यम में रख देते हैं और जब इन शाखाओं में जड़ें निकल आती हैं तो जहाँ हमें इन पौधों को लगाना होता है वहीं पे हम इन पौधे को यहाँ से लेंगे और वहाँ पर उन्हें रोपित कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि है जो 4 स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहले स्टेप में, ठीक है, हम पौधे से ऊतक को निकालते हैं और उसे ऐसे पोषक माध्यम में रखते हैं जिसमें उसके लिए अनुकूल वातावरण और वे सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं जो उसे वृद्धि करने में सहायता करते हैं। स्टेप 2 में धीरे धीरे ये वृद्धि करके यह ऊतक धीरे धीरे वृद्धि करके ऊतक कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है जिसे हम कैलस कहते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में इस कैलस को पहले वाले पोषक माध्यम से निकालकर दूसरे पोषक माध्यम में दूसरे हार्मोन से युक्त पोषक माध्यम में रखते हैं जिसमें कुछ उत्प्रेरित हार्मोन से सम्मिलित होते हैं जो इसे तने निकालने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। और जब इस कैलस से तने निकल आते हैं तो यहाँ से हम इन तनों को अलग अलग कर देते हैं और जब इन तनों में जड़ें निकल आती हैं तो जहाँ हमें इन पौधों को लगाना होगा इनको हम यहाँ से लेंगे और वहाँ इनको लगा देंगे। ठीक है, मैंने इस पूरे विधि में सूक्ष्म प्रवर्धन की इस विधि में बार बार ऊतक का नाम लिया, तो क्या आप मुझे ऊतक की परिभाषा बता सकते हैं, क्योंकि आपने ऊतक को हम इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। ठीक, और ऊतक के बारे में आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, क्लास 11 में भी पढ़ा है। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप मुझे सब कमेंट बॉक्स में ऊतक की परिभाषा बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ऊतक की परिभाषा लिखकर बताएंगे कि ऊतक की परिभाषा क्या होती है।